हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब बखैर वाफियत होंगे और जहाँ भी होंगे रब के हिफ्ज़ अमान में होंगे। तो दोस्तों, ये हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं डीलेड एंट्रेंस टेस्ट के लिए, जो कि डीलेड जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट जो 2025 में देना चाह रहे हैं, जो ख्वाहिशमंद हैं डीलेड एंट्रेंस में बैठने की, उन हजरात के लिए बहुत ही मुफीद चैप्टर होने वाला है कि और देखेंगे हम कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें दर्ज किए जाते हैं और कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लास्ट तक बने रहें, बहुत ही मुफीद चैप्टर होने वाला है आप सबके लिए उर्दू से। तो जो हजरात इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें और दूसरे अहबाब तक ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी इस चैप्टर से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम अपने सवालों की तरफ कि कैसे कैसे सवालात किए जाते हैं। सवाल नंबर 1, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल इसमें मुसग्गर की निशानदही करें। इसमें मुसग्गर की निशानदही करें कि इसमें मुसग्गर कौन सी है। ऑप्शन 1 फ़ाइल, ऑप्शन 2 आज़म, ऑप्शन 3 बागीचा, ऑप्शन 4 मुसाफिर खाना। तो दोस्तों, दर्ज झेल में इसमें मुसग्गर जो है सवाल नंबर 1 में, तो इसमें मुसग्गर जो है ये बागीचा जो है ये इसमें मुसग्गर है। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में पूछा गया कि दर्ज झेल कुबूर किसकी जमा है। तो कुबूर जो है ये किससे जमा निकला है कुबूर। ऑप्शन 1 कबीर से, ऑप्शन 2 कब्र से, ऑप्शन 3 काबिर से, ऑप्शन 4 कादिर से। तो साथियों, सवाल नंबर 2 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कादिर से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कादिर से, कादिर मतलब कुदरत रखने वाला, ठीक है। तो कादिर हो ही नहीं सकता, इसको हम काट ही देते हैं। और रहे 3 ऑप्शन, तो दर्ज झेल कुबूर जो है ये कब्र की जमा कुबूर है, ठीक है। कब्र की जमा कुबूर आते हैं और मकबरा एक होता है, ठीक है। मकबरा, मकबरा की जमा जानते हैं क्या आता है। मकबरा की जमा मकाबीर, ठीक है। मकाबिर, मकाबीर आते हैं। मकबरा की जमा मकाबीर आते हैं और कब्र की जमा कुबूर। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में पूछा गया कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई। ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब जो हैं उनकी पैदाइश कब हुई। ऑप्शन 1 1869 ईस्वी, ऑप्शन 2 1797 ईस्वी, ऑप्शन 3 1997 ईस्वी, ऑप्शन 4 476 ईस्वी। तो दोस्तों, सवाल नंबर 3 में जो पूछा गया कि मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई, अगर आप हजरात को इस सवाल का जवाब आता हो ज़रूर कमेंट में लिख दें ताकि आपके इल्म में मज़ीद इजाफा हो। तो दोस्तों, सवाल नंबर 3 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब जो है इनकी पैदाइश जो हुई थी 1797 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 1797 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी और इनकी वफ़ात, ठीक है, इनकी वफ़ात हुई थी 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई थी। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई, है ना। अब आर्यभट्ट की पैदाइश हुई थी तो कब हुई थी, यानी कि दर्ज झेल आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई थी। ऑप्शन 1 1755 ईस्वी, ऑप्शन 2 565 ईस्वी 66 ईस्वी, ऑप्शन 3 476 ईस्वी, ऑप्शन 4 455 ईस्वी। तो दोस्तों, सवाल नंबर 4 का हमारा जो पूछा गया कि दर्ज झेल आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई थी, जो कि आर्यभट्ट जिन्हें हम मानते हैं कि ये इल्म नजूम के साइंसदान थे, ठीक है। इल्म नजूम के साइंसदान थे और पाइथागोरस की ये रहनुमाई किए थे। तो दोस्तों, सवाल नंबर 4 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि इनकी पैदाइश जो हुई थी 476 में हुई थी। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट की पैदाइश हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 5, इसमें पूछा गया कि भीमराव अंबेडकर की शादी दर्ज झेल किससे हुई। ये भीमराव अंबेडकर जो हैं जिनको हम बाबा साहेब कहते हैं, बाबा साहेब है, ठीक है। बाबा साहेब जिनको हम कहते हैं और जिन्हें हम हिंदुस्तान के दस्तूर के मेमार कहते हैं, तो उनकी शादी कितनी हुई थी। ऑप्शन 1 किससे हुई थी, शकुंतला बाई से, ऑप्शन 2 भीमाबाई से, ऑप्शन 3 नीताबाई से, ऑप्शन 4 रामाबाई से। तो दोस्तों, सवाल नंबर 5 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि ये शकुंतला बाई से नहीं, ठीक है। भीमाबाई तो इनकी अम्मी थी, ठीक है। ये भीमाबाई जो थी ये इनकी अम्मी थी
और नीताबाई ये भी नहीं, रामाबाई से हुई थी, ठीक है। इनकी शादी जो हुई थी रामाबाई से हुई थी, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में पूछा गया कि इसमें मारफा की तारीफ कीजिए। ये इसमें मारफा जो है, इसमें मारफा की तारीफ कीजिए कि इसमें मारफा कहते किसको हैं। ऑप्शन 1, इसमें मारफा वो इसमें है जिस पर फेल वाक़ हुआ हो। ऑप्शन 2, इसमें मारफा वो इसमें है जिससे खास इंसान मालूम हो। ऑप्शन 3, इसमें मारफा वो इसमें है जिसमें किसी जगह किसी खास इंसान का नाम पता चले। ऑप्शन 4, इसमें मारफा वो इसमें है जिससे फ़ाइल मालूम हो। तो साथियों सवाल नंबर 6 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसमें मारफा वो इसमें है जिससे किसी जगह किसी ख़ास इंसान या किसी वस्तु किसी वस्तु का नाम पता चले। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। उसी को इसमें मारफा कहते हैं, यानी कि इसमें मारफा वो इसको कहते हैं जिसको मतलब कहने से मतलब किसी चीज़ को समझ में आए, ठीक है, किसी चीज़ का समझ में आए और उस जगह का नाम पता चले कि हाँ पटना एक जगह है और गंगा नदी ये भी एक जगह है, गंगा नदी एक नदी है ना, खास नदी है। तो उसी को हम इसमें मारफा कहते हैं, जिसको खास नाम से पुकारा जाए उसको इसमें मारफा कहते हैं। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 में पूछा गया दोस्तों कि दबीरुल मलिक जंग शाही ये खिताब किसको हासिल है। ये जंग है ना, दबीरुल मलिक जंग शाही ये खिताब किसको हासिल है। ऑप्शन 1 अल्लामा इकबाल को, ऑप्शन 2 मिर्ज़ा गालिब को, ऑप्शन 3 शहबाज को, ऑप्शन 4 अबुल कलाम आज़ाद को। तो साथ ही सवाल नंबर 7 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि दबीरुल मलिक जंग शाही ये खिताब किसको हासिल है। तो ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब को हासिल है। यह खिताब जो है ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब को खिताब मिला था दबीरुल मलिक जंग शाही। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 में पूछा गया कि हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है, वाज़ेह करें। ये हम्द जो होती है, हम्द पढ़ते हैं जो, तो उसमें किसकी तारीफ़ की जाती है, किसकी तारीफ़ बयान की जाती है। ऑप्शन 1 रब ताला की, ऑप्शन 2 बुज़ुर्ग की, ऑप्शन 3 नबी की, ऑप्शन 4 औलिया की। तो दोस्तों सवाल नंबर 8 बहुत ही आसान सवाल है कि हम्द में किसकी तारीफ़, तो सिर्फ हम्द में रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ की जाती है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 इसमें पूछा गया कि वाव की कितनी किस्में हैं। वाव जो है, वाव की कितनी किस्में होती हैं। ये ग्रामर से क्वेश्चन है, उर्दू ग्रामर से, कि वाव की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन 1 5 किस्में, ऑप्शन 2 2 किस्में, ऑप्शन 3 4 किस्में, ऑप्शन 4 3 किस्में। तो साथ ही सवाल नंबर 9 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि वाव की 3 किस्में हैं। कौन कौन, वावे मारूफा, वावे, इसको अच्छा से लिख लेते हैं, वावे 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 मारूफा एक हो गया, ये वावे मारूफा हो गया, और उसके बाद वावे मजहूला, वावे मजहूला, और फिर एक वावे मादूला होता है, वावे मादूला, ठीक है। ये तीनों किस्में होते हैं दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथ ही सवाल नंबर 9 का, क्योंकि वाव की कितनी किस्में होती हैं, वाव की 3 किस्में होते हैं, वावे मारूफा, वावे मजहूला, वावे मादूला। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि आर्यभट्ट अपना तजर्बा गाह कहाँ कायम की थी, ठीक है। आर्यभट्ट जो थे तो अपना तजर्बा गाह कहाँ कायम किए थे। ऑप्शन 1 खगौल, ऑप्शन 2 लाहौर, ऑप्शन 3 तेलंगाना, ऑप्शन 4 दिल्ली में। तो साथ ही सवाल नंबर 10 में जो पूछा गया कि आर्यभट्ट जो थे अपना तजर्बा गाह कहाँ कायम किए थे, तो ये तेलंगाना में कायम किए थे, ठीक है, तेलंगाना में। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथ ही सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 में पूछा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस खानदान से थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो किस खानदान से थे। ऑप्शन 1 क्रिश्चियन खानदान से, ऑप्शन 2 महार खानदान से, ऑप्शन 3 पंडित थे, ऑप्शन 4 धोबी खानदान से। तो साथ ही सवाल नंबर 11 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो महार खानदान से आते थे, महार खानदान से आते थे। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथ ही सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12,
सवाल नंबर 12, इसमें पूछा गया दोस्तों कि मोहन स्कूल जाता है, जाता होगा, ठीक है। मोहन स्कूल जाता होगा, ये जुमला किससे ताल्लुक़ रखता है? ऑप्शन 1 मुजारे से, ऑप्शन 2 मुस्तकबिल से, ऑप्शन 3 माजी से, ऑप्शन 4 हाल से। तो दोस्तों सवाल नंबर 12 का बिल्कुल आसान सवाल है। ये ग्रामर से, उर्दू ग्रामर से कि मोहन स्कूल जाता होगा, ये जुमला किस फेल से ताल्लुक़ रखता है? तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि मोहन स्कूल जाता होगा, ये फेल किस से ताल्लुक़ रखता है, किस ज़माने से? तो दोस्तों मुस्तकबिल जो है, मुजारे और मुस्तकबिल जो है ये हाल, और मुजारे में हाल है, मुस्तकबिल भी है, ठीक है। और मुस्तकबिल फ्यूचर को कहते हैं, तो मुस्तकबिल में नहीं, ठीक है, मुस्तकबिल भी नहीं हो सकता, ये हाल भी नहीं हो सकता। जाता होगा मतलब अभी तो थोड़ी अभी की बात नहीं हो रही है, और ना ही कल आने वाले कल की बात हो रही है। तो हमारा हाल और मुजारे और मुस्तकबिल तीनों कट जाएंगे, तो बाकी बचेंगे ये माजी। तो ये माजी की किस्में हैं, ठीक है, माजी की किस्मों में से एक किस्म है, तो उसी किस्म से ये पूछा गया है। यानी कि माजी जो ज़माना है उसी ज़माने से एक फेल है, यानी कि मोहन स्कूल जाता होगा, ये माजी एहतमाली है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 11 का। इसको हम माजी एहतमाली है, ये माजी की एक किस्म है, माजी एहतमाली। जाता होगा नहीं, माजी शक्किया है, ठीक है, माजरत चाहते हैं, माजी शक्किया है, इसी को शक्किया भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, एहतमाली को माजी शक्किया भी कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 में पूछा गया कि दर्ज झेल गुलजार नसीम के मुसन्निफ़ कौन है? दर्ज झेल गुलजार नसीम के मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन 1 अल्लामा इकबाल, ऑप्शन 2 दयाशंकर, ऑप्शन 3 अब्दुल मुगनी, ऑप्शन 4 गालिब, यानी कि मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। तो दोस्तों सवाल नंबर 13 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि गुलजार नसीम के मुसन्निफ़ कौन है? तो गुलजार नसीम के मुसन्निफ़ ये दयाशंकर नसीम है, ठीक है, इनका असल नाम दयाशंकर नसीम है। तो ये इन्हीं की लिखी हुई किताब है, ठीक है, गुलजार नसीम। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल वावे मारूफा की पहचान करें। दर्ज झेल वावे मारूफा की पहचान करें, जो ऊपर पढ़ चुके हम कि वाव की कितनी किस्में होते हैं? वाव की 3 किस्में होती हैं, वावे मारूफा, वावे मजहूला और वावे मादूला। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वावे मारूफा की पहचान करें कि उसमें इन चारों ऑप्शन में वावे मारूफा कौन है? ऑप्शन 1 ख्वाब, ऑप्शन 2 चोर, ऑप्शन 3 शोर, ऑप्शन 4 नूर। तो दोस्तों सवाल नंबर 14 में जो पूछा गया, तो इसमें सवाल के जितने ऑप्शन हैं वो तमाम के तमाम यकसा ही हैं, सब में वाव लगा हुआ है। तो इसमें हमको पहचानना है कि वावे मारूफा की पहचान करें कि वावे मारूफा कौन सी है, वावे मारूफा के सही निशान दही करना है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो है ये ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नूर जो है वाव मारूफा की खासियत ये होती है कि वाव मारूफा जिससे पहले पेश को, वाव के पहले पेश को हम खींच कर पढ़ेंगे, जैसे नूर, और फिर नूर के बाद हूर, है ना, हूर, और फिर कह लें आप खून, ये खून हो गया। ये सब दोस्तों वाव मारूफा की मिसाल होती हैं। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 14 का। सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 में पूछा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कितनी शादियां हुई थी? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो कितनी शादियां किए थे? ऑप्शन 1 2 शादियां, ऑप्शन 2 4 शादियां, ऑप्शन 3 3 शादियां, ऑप्शन 4 1 शादी की थी। तो दोस्तों सवाल नंबर 15 का बिल्कुल आसान सवाल, बहुत ही अहम सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो कितनी शादियाँ किए थे? तो दोस्तों ये 2 शादियाँ किए थे, ठीक है, 2 शादियाँ किए थे। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 15 का। एक रामाबाई से हुई थी और एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान की बीबी से हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 15 का। सवाल नंबर 16, इसमें पूछा गया कि मुंदरजा झेल मुअन्नस की सही निशानदेही करें। मुअन्नस की सही निशानदेही करें कि इसमें दर्ज झेल मुअन्नस कौन सा लफ्ज़ है? ऑप्शन 1 बारिश, ऑप्शन 2 खुदा, ऑप्शन 3 आदमी, ऑप्शन 4 दही। तो दोस्तों सवाल नंबर 16 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि बारिश जो है ये मुअन्नस लफ्ज़ है, बारिश हो रही है, बारिश बरस नहीं रहा है बल्कि बारिश हो रही है। ऑप्शन 1 बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथी सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 में पूछा गया कि मुट्ठी गर्म करना इस मुहावरे का मतलब वाज़ेह करें। मुट्ठी गर्म करना इस मुहावरे का मतलब वाज़ेह करें कि इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? ऑप्शन 1
ठंडी लगना, ऑप्शन 2 आग तापना, ऑप्शन 3 गुस्सा होना, ऑप्शन 4 रिश्वत लेना। तो साथ ही सवाल नंबर 17 बहुत ही आसान सवाल है कि हम उम्मीद करते हैं कि आप नाज़रीन के जहन में ज़रूर इस सवाल का जवाब आता होगा कि मुट्ठी गर्म करना, इस मुहावरे का माना क्या होता है। तो दोस्तों सवाल नंबर 17 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि मुट्ठी गर्म से करने से मतलब रिश्वत लेना। ठीक है, रिश्वत लेना, हम मुट्ठी गर्म कर ली यानी कि रिश्वत ले चुके हैं, तो उसको मुट्ठी गर्म करना होता कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 में पूछा गया कि मुंदरजा झेल खिताब की निशानदेही करें। मुंदरजा झेल खिताब की निशानदेही करें कि इसमें खिताब कौन सी है। ठीक है, खिताब जो कहते हैं जो बड़े बुजुर्गों लोगों से, जो बड़े ओहदे के लोगों से, सरकार की तरफ से, हुक्मरान की तरफ से जो नाम मिलते हैं उसको खिताब कहते हैं। तो उसी को पहचानना है कि खिताब की निशानदेही करें। ऑप्शन 1 पप्पू, ऑप्शन 2 आबिद, ऑप्शन 3 बुलबुले हिंद, ऑप्शन 4 गालिब। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल नंबर 18 का जवाब आ गया होगा, क्योंकि हम बता ही चुके थे कि खिताब किसको कहते हैं। खिताब कहते हैं उसको कि वो नाम जो बड़े लोगों से या मतलब के हुक्मरान से, हाकिम से, बादशाह से, वज़ीर से ये कुछ नाम मिला हो। ठीक है, कोई नाम मिला हो उसको खिताब कहते हैं। तो ये बुलबुले हिंद जो है ये खिताब है। ठीक है, बुलबुले हिंद खिताब है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 18 का। और ये जो है ऑप्शन 1 पप्पू, तो ये उर्फियत है, और आबिद इसमी है, अलम है जो असली नाम होता है, और गालिब जो है ये तखल्लुस है। ठीक है, गालिब जो चौथा नंबर पे है ये तखल्लुस है, इसको हम तखल्लुस कहते हैं। ठीक है, जो अपने शेर व शायरी में लगाते हैं उसको तखल्लुस कहते हैं। चलिए सवाल नंबर 19 को देख लें। सवाल नंबर 19, इसमें पूछा गया कि मुंदरजा झेल तफवीज़ का माना मुंतखब करें। ये तफवीज़ जो है, तफवीज़ का माना मुंतखब करें कि तफवीज़ का माना क्या होता है। ऑप्शन 1 फैज़ लेना, ऑप्शन 2 फैज़याब होना, ऑप्शन 3 शर्मिंदा होना, ऑप्शन 4 सपुर्दगी यानी कि हवाले करना किसी को। तो दोस्तों सवाल नंबर 19 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि तफवीज़ का माना होता है, तफवीज़ का माना होता है सपुर्दगी। ठीक है, सपुर्दगी, हवाले करना, हिरासत में देना। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 19 का। और नाज़रीन आप इन दोनों को ख्याल करते हुए कि इन दोनों में से कोई एक सही होगा, यानी कि फैज़ लेना या फैज़याब होना। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, बल्कि तफवीज़ का मतलब किसी को दे देना, यानी कि सपुर्द कर देना, किसी के हवाले कर देना। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 19 का। सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 में पूछा गया कि आर्यभट्ट का ताल्लुक़ किस अहद से है। ठीक है, आर्यभट्ट जो थे, जो 476 ईस्वी में पैदा हुए थे, जो साइंसदान थे, तो उनका ताल्लुक़ किस अहद से है। ऑप्शन 1 अंधकार अहद से, ऑप्शन 2 कदीम अहद से, ऑप्शन 3 गुप्त दौर से, ऑप्शन 4 अहद जदीद से। तो दोस्तों सवाल नंबर 20 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि आर्यभट्ट का ताल्लुक़ जो है अहद कदीम से है, नहीं कदीम अहद से है, कदीम अहद से। और इस दौर को हम गुप्त दौर भी कहते हैं। ठीक है, गुप्त दौर ही कहते हैं, गुप्त दौर भी कहते हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 20 का। सवाल नंबर 21, इसको देख लें। सवाल नंबर 21, इसे पूछा गया कि दर्ज झेल मकाम की जमा बताएं। दर्ज झेल मकाम की जमा बताएं। ऑप्शन 1 मुकीम, ऑप्शन 2 मकामात, ऑप्शन 3 मकामों, ऑप्शन 4 मकामे। तो दोस्तों सवाल नंबर 21 उम्मीद करते हैं कि बहुत ही आसान सवाल होगा कि दर्ज झेल मकाम की जमा बताएं। मकाम की जमा मकामात आते हैं। ठीक है, मकाम की जमा मकामात, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथी सवाल नंबर 21 का। सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 22 इसमें पूछा जा रहा है कि मिर्ज़ा गालिब कुल कितने खतूत तहरीर फरमाए। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब जो थे कुल कितने खतूत तहरीर फरमाए थे, यानी कि कितने खतूत लिखे थे। ऑप्शन 1 700, ऑप्शन 2 50, ऑप्शन 3 500, ऑप्शन 4 900। तो दोस्तों सवाल नंबर 22 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि मिर्ज़ा गालिब कुल 900 खतूत लिखे थे अपने दोस्तों, अहबाब, ऐशो अकारिब, आइज़ा वकारिब तक, अपने शागिर्दों तक। तो 900 कुल है ना, तमाम के तमाम 900 खत लिखे थे। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथ ही सवाल नंबर 22 का। सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 23 में पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान के वज़ीर तालीम दर्ज झेल किसको मुंतखब किया गया। हिंदुस्तान के वज़ीर तालीम, ठीक है, हिंदुस्तान के वज़ीर तालीम दर्ज झेल किसको मुंतखब किया गया। बहुत ही अहम सवाल है दोस्तों, ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन 1 अबुल कलाम आज़ाद को, ऑप्शन 2
राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन 3 इंदिरा गांधी को, ऑप्शन 4 मिर्ज़ा गालिब को। तो साथ ही सवाल नंबर 23 का बिल्कुल आसान सवाल है यहाँ पर ऑप्शन से कि हिंदुस्तान के वज़ीर तालीम दरअसल किसको मुंतखब किया। तो दोस्तों ये अबुल कलाम आज़ाद को वज़ीर तालीम मुंतखब किया गया। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथी सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 24, सवाल नंबर 24 इसमें पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल उल्फत का मुतरादिफ क्या होगा। ये उल्फत जो है इसका मुतरादिफ क्या होगा, यानी कि इसका और नाम क्या हो सकता है। ठीक है, मुतरादिफ मतलब कि एक ही चीज़ को हम दो तरह 2 3 4 नामों से पुकारें उसको मुतरादिफ कहते हैं। जैसे उल्फत का मुतरादिफ क्या होगा, ऑप्शन 1 हया, ऑप्शन 2 खफा, ऑप्शन 3 मोहब्बत, ऑप्शन 4 दुश्मन। तो दोस्तों सवाल नंबर 24 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि उल्फत का दूसरा नाम क्या है, यानी कि इसका मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है दोस्तों। तो उल्फत का हया ए उल्फत व मोहब्बत। ठीक है, तो ऑप्शन 3 है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 24 का, क्योंकि उल्फत का दूसरा नाम मोहब्बत है, उल्फत मोहब्बत। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथी सवाल नंबर 24 का। सवाल नंबर 25 यानी कि सवाल नंबर आखिरी, जो कि डीलेड एंट्रेंस में ये सब में 25 ही क्वेश्चन किए जाते हैं दोस्तों उर्दू से। ठीक है, सवाल नंबर 25 इसमें पूछा जा रहा है कि ज़माना की कितनी किस्में हैं, वाज़ेह करें। ज़माना की कितनी किस्में हैं, वाज़ेह करें। ऑप्शन 1 5 किस्में, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 7, ऑप्शन 4 10 किस्में। तो दोस्तों सवाल नंबर 25 बहुत ही आसान सवाल है कि ज़माना की मात्र 3 किस्में हैं। ठीक है, ज़माना की 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा साथी सवाल नंबर 25 का। तो चलिए साथियों, थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतने देर तक बने रहने के लिए और अपनी तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इस चैप्टर से, इस वीडियो से फ़ायदा पहुँचा होगा, आप मुस्तफ़ीज़ हुए होंगे। तो दोस्तों जो हजरात अब तक सब्सक्राइब ना किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देंगे, और भी इसी तरह के वीडियो अगर किसी चीज़ के एग्ज़ाम दे रहे हो और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो, उस क्वेश्चन के बारे में जानना हो ये तो ज़रूर आप कमेंट में बताएं, हम उस पर ज़रूर और आप सबकी हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।